हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। और हमने फिलोसॉफिकल पार्ट ख़त्म कर लिया है और आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट जो कि है सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर हम सोशल प्रोस्पेक्टिव जो कुछ भी है स्टार्टिंग से लेके सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से लेके एजुकेशनल सोशियोलॉजी से लेके सभी सोशल एस्पेक्ट जैसे कि चेंजेस हो गया, मोबिलिटी हो गया, स्ट्राटिफिकेशन हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोशियोलॉजी को अगर हम इटामोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक लैटिन का है सोशियोस या फिर सोसाइटस एंड लोगोस जो कि ग्रीक वर्ड है। सोशियोस या फिर सोसाइटस का मीनिंग हो गया सोसाइटी, कंपेनियन या फिर एसोसिएशन, और लोगोस का मीनिंग हो गया स्टडी या फिर साइंस। यानी कि सोशियोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ सोसाइटी और द स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है या फिर सोशियोलॉजी है। ओके, अगर सोशियोलॉजी को अच्छे से समझना है तो हमको सोसाइटी को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी का स्टडी ही तो सोशियोलॉजी है। तो सोसाइटी क्या है? तो सोसाइटी क्या है भाई? सोसाइटी है सोशल रिलेशनशिप का वेब है, जाल है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखोगे सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप है, क्योंकि सोसाइटी किसको इंडिकेट करता है? ग्रुप को इंडिकेट करता है, जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन्स है और बहुत सारे ह्यूमन रिलेशनशिप है। इसीलिए इसको समझने के लिए हम दो वर्ड इंडिकेट करेंगे, ह्यूमन इंटरैक्शंस और ह्यूमन इंटर रिलेशंस। इंटरैक्शंस भी हो रहा है और इंटर रिलेशंस भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों को मिला के जो जाल बन रहा है, जो वेब बन रहा है, जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको मिला जुला के हम सोसाइटी कहते हैं। और ज्यादातर आप देखोगे सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन सोशल सेटिंग। आप देखो ह्यूमन बिहेवियर तो साइकोलॉजी में करते हो, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर किस बेस में करोगे? सोशल सेटिंग में, सोसाइटी के आधार पे, ग्रुपिज्म के आधार पे या फिर ग्रुप इंटरेक्शंस के आधार पे आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करोगे। सोशल कॉन्टेक्स्ट में या फिर सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पे आप ह्यूमन बिहेवियर को देखोगे। ओके, फिर सोशियोलॉजी क्या करेगा? सोशियोलॉजी ज्यादातर सोशल फेनोमेनन की एक्सप्लेनेशन करेगा, एनालिसिस करेगा, जहां पर ह्यूमन एसोसिएट हो रहे हैं, ह्यूमन फीलिंग्स एसोसिएट हो रहा है, ह्यूमन की सारी प्रवृत्तियां एसोसिएट हो रहा है। लेकिन इसको किस आधार पे देखा जा रहा है? इसको सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। एक छोटा सा लकीर है, अगर आप समझ पाओ तो। अगर आप माइन्यूट से देखने की कोशिश करोगे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी बिहेवियर स्टडी होगा, यहाँ पर भी बिहेवियर स्टडी होगा, लेकिन यहाँ पर जो बिहेवियर स्टडी हो रहा है वो ज़्यादातर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाएगा, सोशल प्रोस्पेक्टिव्स में स्टडी किया जाएगा, सोशल नॉर्म्स के आधार पे, सोशल कल्चर के आधार पे, सोशल फेनोमेनन के आधार पे सोसाइटल बेस्ड ये बिहेवियर होगा। ओके, लेकिन साइकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? साइकोलॉजी में ज़्यादातर मेंटल फेनोमेनन के आधार पे हम उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। ओके, तो ये दोनों में इतना अंतर आ रहा है। ओके, तो क्या है सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच रिलेशनशिप? जैसे आप जानते हो कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाला एजुकेशन है, सोसाइटी को मोल्ड करने वाला, सोसाइटी को सेव देने वाला, सोसाइटी को बेटर करने वाला, रिफॉर्म्स करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला एजुकेशन है। एजुकेशन वो फोर्स है जो सोसाइटी को आगे मूव कराता है। इसीलिए सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखोगे सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, एजुकेशन वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। सोसाइटी का जैसा जैसा डिमांड आएगा एजुकेशन को वैसा होना पड़ेगा। जैसे ओटावे कहते हैं, क्या कहते हैं? एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज। सोशल चेंज जैसा होगा एजुकेशन वैसे वैसे जाएगा। डुर्खिम तो ऐसे भी कहते हैं कि इट इज नॉट द एजुकेशन दैट चेंज द सोसाइटी बट इट इज द सोशल चेंज दैट चेंज द एजुकेशन। ओके, सोसाइटी में जैसे बदलाव आएगा वैसे वैसे एजुकेशन भी बदलता जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटर डिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। ये दोनों को आप अलग अलग देख ही नहीं सकते, दोनों दोनों के परिपूरक है, अनुपूरक है। ओके, इसीलिए जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी का सबसे प्राइम कंसर्न है बच्चों को सोशलाइज
सोशलाइज्ड करना। और सोशलाइजेशन कब होगा? सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा एजेंट है एजुकेशन। एजुकेशन इज द ग्रेटर एजेंट, हायर एजेंट और मोस्ट पावरफुल एजेंट टू सोशलाइज द इंडिविजुअल। ओके, एजुकेशन के द्वारा सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि बाहर में नहीं होता, बाहर भी होता है, लेकिन जो फॉर्मल वे में, जो एक सिस्टमेटिक वे में हम सोशलाइजेशन बेटर करा सकते हैं, वो एजुकेशन के द्वारा करा सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, फिर ये जो वाक्य है, ये अगर आप जॉन डीबी को पढ़े हुए होंगे, मैंने जॉन डीबी का भी वीडियो अपलोड किया है। जॉन डीबी का जो फिलॉसफी था उसको भी मैंने अपलोड किया है। वहां पर क्या कहते हैं जॉन डीबी? जॉन डीबी कहते हैं स्कूल इज द लेबोरेटरी वेयर सोशल एक्सपेरिमेंट आर डन। स्कूल एक लेबोरेटरी है और वहां पर सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? एजुकेशन वो लेबोरेटरी है या फिर एजुकेशन वर्कशॉप है, किसके लिए? सोशियोलॉजी के लिए। ओके, फिर आप देखोगे कि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारे लॉ बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, और इस लॉज और प्रिंसिपल के आधार से एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, इस प्रिंसिपल को, लॉज को हम क्या करते हैं? एजुकेशनल सेटिंग में यूज करने की कोशिश करते हैं। वहां पर बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, इंप्रूवमेंट भी लाते हैं। ओके, तो ये हो गया सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन। फिर देख लेते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। हम दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, जो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस इसी के ही इर्द गिर्द आता है। क्या है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, अगर आप ऐसे देखोगे, जो स्कूल है, ओके, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम किस आधार पे स्कूल को देखेंगे? अगर स्कूल को सोसाइटल आधार पे हम देख रहे हैं, यानी कि स्कूल को एक सोशल इंस्टीट्यूशंस के आधार पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसका अगर हम स्टडी करेंगे तो ये क्या है? ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, यानी कि हम स्कूल में सोसाइटी के प्रिंसिपल को कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? ये साइंटिफिक एनालिसिस है सोशल प्रोसेसेस के, सोशल पैटर्न के, जो कि एजुकेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सोशल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। तो ज्यादातर आप देखोगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेगा। ओके, लंबी लंबी थ्योरी की ये बात करेगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे करके आपको ये बताने की कोशिश करेगा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को जो खास बनाता है, ये क्या कर रहा है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल सेटिंग में ये सोशल प्रोसेस को क्या कर रहा है? सोशल प्रोसेस को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है, स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा? ह्यूमन रिलेशनशिप को भी ये स्टडी करने की कोशिश करेगा इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में ये किसको स्टडी कर रहा है? ह्यूमन रिलेशन को। यानी कि आप देखो बच्चों के अंदर कैसे सेल्फ का निर्माण हो रहा है, आई का कैसे निर्माण हो रहा है, वी का कैसे निर्माण हो रहा है, जो आगे चल के मीड भी बताएंगे, आगे चल के कूले भी बताएंगे, जो आगे चल के हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे। तो ये निर्माण कैसे हो रहा है, यानी कि हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम ज़्यादातर देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चंस देते हैं ना, आपको पहले उसको अच्छे से समझना है, ये एजुकेशनल की तरफ झुक रहा है या सोसाइटल एस्पेक्ट की तरफ झुक रहा है, वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। अगर ये ज़्यादातर सोसाइटल एस्पेक्ट की तरफ झुक रहा है, यानी कि एजुकेशनल सेटिंग में ये सोशियोलॉजी की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है, सोशल पैटर्न की बात कर रहा है, सोशल प्रोसेस की बात कर रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। ओके, फिर जो ह्यूमन रिलेशनशिप ये स्टडी कर लेंगे, उसको फिर अदर एरिया में जनरलाइज भी कर सकते हैं। ओके, फिर ये क्या करता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ज़्यादातर ह्यूमन और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, रिलेशन कैसे बन रहा है, कैसे शेप हो रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टडी होगा। ओके, तो एक ही वाक्य में अगर इसको हम सम अप करेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम किस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? एजुकेशनल सेटिंग में या फिर स्कूल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यही है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ओके, दूसरा जो हो गया एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी थोड़ा अलग है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम डायरेक्ट एजुकेशनल सेटिंग में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसीलिए इसको कहा जाएगा अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी ऐसे कहोगे कि ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरी है, और ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे
कि सोसाइटी और एजुकेशन के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कौन करेगा? एजुकेशनल सोशियोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करेगा? स्कूल में कौन से सोशल पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पैटर्न को एनालाइज करेंगे, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, उतना बेहतर से हम बच्चों को मोल्ड कर पाएंगे, बच्चों को सेव कर पाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में। ओके, फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जो फादर है, ये तो 3-4 बार क्वेश्चंस आया है। ओके, शायद 2016 में आया था और फिर 2021 में भी ये क्वेश्चंस आया था। ओके, बहुत ही फेमस जॉर्ज पाइने को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, हमने 3 नाम सबसे ज्यादा पढ़ा। ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़ा, ये सोशियोलॉजी के फादर हो गए। फिर हमने गुरिये को पढ़ा, गुरिये हो गए इंडियन सोशियोलॉजी के फादर। और ये तीसरे हो गए जॉर्ज पाइने, जॉर्ज पाइने हो गए फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये एजुकेशन के फील्ड में क्या किया? सोशियोलॉजी को अप्लाई कर दिया। एजुकेशनल सेटिंग में सोशियोलॉजी का क्या काम है, कैसे है, ये सारा कुछ इन्होंने ज्यादा काम किया है। उनका एक बहुत ही फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ, ओके, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एक बहुत ही बड़ा बुक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जिसके चलते इन्होंने क्या किया है? सोशियोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई कर दिया है, इसीलिए इनको कहा जा रहा है फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जॉर्ज पाइने की पहले हम उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी है एजुकेशन एंड सोसाइटी के जो रिलेशन है उसको जानने की, या फिर साइंटिफिक स्टडी हो गया एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, तो ओटावे क्या कहते हैं? ओटावे कहते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? अगर आप देखोगे कि सोसाइटी में बहुत सारे एक्टिविटीज चलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटियों में एक एक्टिविटी है एजुकेशन, जिसके चलते ये क्या होता है? सोसाइटी सेव होता है, सोसाइटी मोल्ड होता है, सोसाइटी आगे बढ़ता है। ओके, ये एक्टिविटी सोसाइटी को क्या करेगा? सोसाइटी को एक आइडेंटिटी देगा, या फिर सोसाइटी को बेहतर कर सकता है, या फिर डिग्रेड भी कर सकता है। ओके, तो जितने सारे एक्टिविटीज है उसमें से एक एक्टिविटीज हो गया एजुकेशन। और सोसाइटी खुद क्या करेगा? ये तो इसके बारे में काम करेगा, एजुकेशन तो सोसाइटी को सेव करेगा, लेकिन सोसाइटी इन रिटर्न एजुकेशन को क्या करेगा? उसका नेचर को डिटरमाइन करेगा, कैसा एजुकेशन होना चाहिए एज पर सोसाइटी, ये डिटरमाइन करेगा। ओके, ओटावे क्या कहते हैं? ओटावे कहते हैं एजुकेशन फॉलोज सोशल चेंज, एजुकेशन फॉलो करेगा सोशल चेंज को। सोसाइटी में जो जो चेंजेस हो गए उसी के आधार पे एजुकेशन को भी चेंज खुद को करना पड़ेगा। सपोज अभी टेक्नोलॉजी ज्यादा हावी हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी क्या होगा? टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आ जाएगा, यानी कि सोसाइटी का डिमांड जैसा होगा एजुकेशन को भी वैसा होना पड़ेगा। यानी कि सोसाइटी क्या कर रहा है? सोसाइटी एजुकेशन के नेचर को डिटरमाइन कर रहा है, ये कहना है ओटावे का। ओके, फिर गुड्स एक सबसे बेहतरीन सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट है। ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? पीपुल कहाँ क्या फॉर्मेट कर रहे हैं? सोशल ग्रुप फॉर्मेट कर रहे हैं, हम ग्रुप करके रह रहे हैं, सोसाइटी फॉर्मेट करके रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूव कब होगा? जब हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं। एजुकेशन के द्वारा ही हम इफिशिएंट लाइफ लीव कर पा रहे हैं, हम सोशल ग्रुप को और बेहतर कर पा रहे हैं, सोसाइटी को और बेहतर कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन और सोसाइटी में जो ये रिलेशंस है, या फिर पीपुल के लाइफ को बेहतर करने में एजुकेशन जो काम कर रहा है उसको साइंटिफिक वे में स्टडी करना ही वास्तव में एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, ये कहना गुड का है। ओके, फिर सम बुक्स है जो कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि जॉर्ज पाइने ने 1928 में ये बुक पब्लिश किया था, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। पिछली बार जो क्वेश्चंस आया था हर्बर्ट स्पेंसर का, ये भी है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये बुक लेकिन है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सोशियोलॉजी की बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करेंगे जॉर्ज पाइने। ओके,
PS से याद करना है HS, दो है PSHS, और ये PES कौन कहेंगे? GP। ओके, PES GP, इसको याद करना है। फिर इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक बुक है, ये भी फेमस बुक है, ये दिया है वाल्टर स्मिथ ने 1917 में। और DV का जो दो बुक है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के ऊपर ही है, यानी कि सोसाइटी और एजुकेशन के रिलेशन के ऊपर है, यानी कि सोसाइटी और एजुकेशन के रिलेशनशिप के ऊपर है। ये दो बुक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लो। द स्कूल एंड द सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या फिर स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, इसको भी अच्छे से आपको याद करना है। ओके, फिर हम कुछ प्रोसेसेस देख लेते हैं, सोशलाइजेशन देखेंगे और इसके बाद इसको वाइंड ऑफ करेंगे। ओके, सोशलाइजेशन के ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, या फिर सोशलाइजेशन के थ्योरी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके चलते इंडिविजुअल क्या करते हैं, लर्न करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ हिज ओन सोसाइटी एंड एडजस्ट ऑन इट। सोसाइटी का जो आचरण है, सोसाइटी का जो बर्ताव है, सोसाइटी के आधार पे जो हमको इनकलकेट करना है वैल्यू सिस्टम को, वो वैल्यू सिस्टम हम सोशलाइजेशन के द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं या फिर इनकलकेट करते हैं। ओके, तो सोशलाइजेशन वह प्रोसेस हो गया जिसके चलते हम सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनते हैं, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनते हैं। ओके, हम सोसाइटी का प्रोडक्टिव सिटीजन सोशलाइजेशन से ही बनेंगे। ओके, सोशलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आया था, ये SSB का ही एक क्वेश्चन है। ओके, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू जनरेशन लर्न्स द नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज दैट दे विल नीड एज प्रोडक्टिव सिटीजन। तो एक बेहतर समाज हम किसको कहेंगे? एक बेहतर समाज हम कहेंगे जहां पर प्रोडक्टिव सिटीजन हो, एक अच्छे सिटीजन हो, एक बेहतर सिटीजन हो। ओके, और बेहतर सिटीजन क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के जरिए ही हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम समाज के जो नॉलेज है, समाज का जो एटीट्यूड है, समाज में जो वैल्यू चाहिए, वो सारा कुछ हम इम्प्लांट करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं या फिर सिखाते हैं। और इसके चलते आप देखोगे कि ये सोशलाइजेशन ज़्यादातर एक फॉर्मल सेटिंग में बेहतर होता है, यानी कि स्कूल में सोशलाइजेशन ज़्यादा होगा। ओके, बेहतर होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल के छोड़ के अदर प्लेसेस में सोशलाइजेशन नहीं होता, फैमिली में भी सोशलाइजेशन होता है, मार्केट में भी सोशलाइजेशन होता है, इवन सिनेमा हॉल में भी सोशलाइजेशन हो सकता है। लेकिन स्कूल जो फॉर्मल सेटिंग है, स्कूल में जो वे ऑफ लिविंग है, इससे बेहतर आप अलग जगह में पा ही नहीं सकते। ओके, इसीलिए ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है कि स्कूल में सबसे बड़ा काम क्या है? स्कूल का सबसे बड़ा काम है सोशलाइजेशन करना, क्योंकि आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, सोशल वे में हम स्कूल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फिर सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल अपनी सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सोशल एनवायरनमेंट इन द सेंस खुद का फ्रेंड्स हो गया, या फिर पेरेंट्स हो गए, या फिर नेबर हो गए, या फिर कोई अननोन पर्सन भी हो गया, कोई मॉल में गया है, कोई दुकान में गया है, वहां पर जो लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करते करते बहुत कुछ वो सीखेगा, बहुत कुछ वो जानेगा। ओके, उसके चलते वो एबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन पाएगा, बहुत कुछ वो रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे कोऑपरेट करना है, किस हाल में कोऑपरेट करना है, ये सारा कुछ वो सीख रहा है। बहुत वैल्यू सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्ट करते करते तो बच्चे कैसे सीखते हैं? इंटरेक्शंस के द्वारा सीखते हैं। ओके, तो सोशलाइजेशन के जरिए बच्चे क्या सीख रहे हैं? अच्छे बिहेवियर सीख रहे हैं, उनका वैल्यू सिस्टम निर्माण हो रहा है, और अदर्स के एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके आधार पे हम खुद को कैसे मोल्ड कर पाएंगे, हम खुद को कैसे बेटर कर पाएंगे, उसके चलते भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। ओके, तो सोशलाइजेशन के ऊपर कौन कौन से फेमस डेफिनेशन है सोशियोलॉजिस्ट का, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो ओगबॉर्न क्या कह रहे हैं? ओगबॉर्न कह रहे हैं सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल किसके बारे में अवगत होगा, जानेगा, नॉर्म्स के बारे में। सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स वगैरह क्रिएट किया गया है सोशलाइजेशन के चलते, वो नॉर्म्स से हम परिचित होते हैं, वो नॉर्म्स को हम अपने लाइफ में उतारते हैं, अपने लाइफ में लेके हम उसको पालन करके हम एक बेहतर और प्रोडक्टिव सिटीजन होते हैं। ओके, फिर ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जहां चाइल्ड कल्चरल कंटेंट को एक्वायर करेगा, उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करेगा, और उसके साथ साथ खुद की सेल्फ हुड निर्माण होगा, सेल्फ इमेज क्रिएट होगा। ओके, तो सोशलाइजेशन के चलते क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन के चलते हम खुद को देख रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद का पर्सनालिटी को बेटर कर रहे हैं। ओके, फिर ड्रीवर क्या कहते हैं? ड्रीवर कहते हैं सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल खुद को
एडजस्ट करने की कला सीखेगा, एडॉप्ट करने की कला सीखेगा विथ हिज एनवायरमेंट, विथ हिज सोशल एनवायरमेंट। क्योंकि लाइफ में आप देखोगे कि सोशलाइजेशन के चलते आप खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग को देख रहे हो, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, वो कैसे आचरण कर रहे हैं, वो कैसे एडवर्स सिचुएशन में खुद को ढाल रहे हैं, खुद को एडॉप्ट कर रहे हैं, उसको देख के भी आप क्या कर रहे हो, उसको देख के भी आप सीख रहे हो। यही तो सोशलाइजेशन है, ये कहना है ड्रीफर का। ओके, फिर रोज और ग्लेजर क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिलीव्स। हम मान्यताओं को, गुणों को, पैटर्न को, सोशल रोल ऑफ सोसाइटी को ओके हम जानते हैं, या फिर कल्चर को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, हमारे अंदर इसको उतारते हैं। ओके, तो ये हो गया फेमस डेफिनेशन। तो टाइप ऑफ सोशलाइजेशन भी देख लेते हैं। सोशलाइजेशन ज़्यादातर आप देखोगे कि दो प्रकार के सोशलाइजेशन कहे जाते हैं। एक हो गया डायरेक्ट सोशलाइजेशन, एक हो गया इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। डायरेक्ट सोशलाइजेशन का मतलब हो गया जहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर सोशलाइज हो रहे हो, और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन का मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे हो लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आप सोशलाइज हो रहे हो। ओके, तो क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, डायरेक्ट सोशलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा ही सोशलाइज हो रहा है, यानी कि खुद इंटरेक्ट कर रहा है ग्रुप के साथ, एनवायरमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ। यहाँ पर दो बातें आएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के साथ ये इंटरेक्ट करके सोशलाइज हो रहा है। तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, कूले जो देते हैं उनका कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट। कूले बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट है अमेरिका के, C.H. कूले, ये इंट्रोड्यूस कराती है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप का। ओके, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट उनके एक बहुत ही फेमस बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर वो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू बेसिस ऑफ ग्रुप, दे आर प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ना से ही पता कर पा रहे हो, प्राइमरी मतलब बहुत ही खास, यानी कि ये क्लोज्ड ग्रुप होगा। ओके, ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करेगा। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, जिसके साथ आपका लगाव होता है, वहां पर आप कनेक्ट होके आप क्या करते हो उसके। अगर आप ऐसे सोचोगे कि एक बच्चा है, एक पिता है, तो बच्चा क्या करेगा, बाप के गोदी में जाके बैठेगा, यानी कि क्या है, ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है। अगर कोई बच्चा है और बहुत ही दूर का रिश्तेदार है तो वो जाके उसके गोद में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रुप नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। ओके, जिसके साथ प्राइमरी ग्रुप में हम एसोसिएट होते हैं वहां पर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रहता है, ये फेस टू फेस ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर इंटीमेट रिलेशन ज़्यादा रहता है, यहाँ पर वी फीलिंग रहता है, हम की भावना आएगा, यहाँ पर हमारा फीलिंग्स आया, हमारा घर, हमारा परिवार, ये फीलिंग्स आएगा, वी फीलिंग्स यहाँ पर ज़्यादा आएगा। ये भी क्वेश्चंस आता है, वी फीलिंग्स एसोसिएट टू डेथ, या फिर ये प्रॉक्सिमिटी भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी किस ग्रुप में होता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लो। लेकिन ये जो क्लोज्ड ग्रुप है या फिर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वाला प्राइमरी ग्रुप है, ये ज़्यादा नंबर नहीं रहते, स्मॉल नंबर रहते। आप अगर अपने परिवार को देखोगे तो कितना मेंबर है, 3, 4 या 5 या 10 मेंबर ही होते हैं, तो ये स्मॉल नंबर्स रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे क्लोज इमोशनल टाइज रहता है। ये प्राइमरी ग्रुप में जो भी मेंबर्स वगैरह है उनके साथ जो रिलेशंस है वहाँ पर इमोशनल शेयरिंग रहता है, केयरिंग ज़्यादातर रहता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया फैमिली, हो गया प्योर ग्रुप, हो गया, ये सारे के सारे क्लोज्ड ग्रुप है, यानी कि ये प्राइमरी ग्रुप है। ओके, फिर जो दूसरा ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप में उतना क्लोजनेस नहीं रहता है, यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों रह रहा है, क्योंकि आपके साथ क्लोजनेस नहीं है, इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगा। वहां पर बंदा खड़ा है, यहाँ पर आप दूर में खड़े होकर भी बात करोगे। तो सेकेंडरी ग्रुप में ज्यादातर आप देखोगे फिजिकल डिस्टेंसिंग रहता ही रहता है, क्योंकि आप जिस ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हो, वहां से ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, ज्यादा क्लोज नहीं है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग अपने आप आएगा ही आएगा। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस वे ऑफ इंटरेक्शन होगा, क्लोज इंटरेक्शन होगा ही नहीं। आप अपने मन की विचार को खुले तौर पे उनको बताओगे नहीं, आपके अंदर जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को उनसे शेयर नहीं करोगे। हाँ, जो शेयर करना है ऊपर ऊपर की बातें यहाँ पर शेयर होगी। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में क्या होता था, प्राइमरी ग्रुप में इंटीमेट रिलेशनशिप था, इसीलिए क्लोज शेयरिंग होता था। अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं वो आप शेयर कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर शेयर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज यहाँ पर नहीं है। ओके, सेकेंडरी रिलेशंस यहाँ पर रहता है, यानी कि यहाँ पर इंटीमेसी नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ का जो फीलिंग्स है दे फीलिंग्स रहेगा। यहाँ पर वी फीलिंग्स था, यहाँ पर दे फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पर लॉन्ग नंबर्स ऑफ ग्रुप है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि आप ऐसे सोचो एक फैमिली है और ऐसे सोचो कि एक ऑफिस है। ओके,
फैमिली में कम मेंबर है, ऑफिस में ज़्यादा मेंबर है। लेकिन आप देखो यहाँ पर आपका क्लोज रिलेशंस है, फैमिली में क्लोज रिलेशंस है, ऑफिस में आप ऊपर ऊपर से रिलेटिव के हिसाब से वहाँ पर बात कर रहे हो। लेकिन आप अगर किसी इमोशन को स्टेबिलाइज करोगे या फिर इमोशनल कोई फीलिंग शेयर करना है, कुछ गहरी बात आपको शेयर करना है, तो आप यहाँ पर शेयर करोगे, यहाँ पर शेयर नहीं करोगे, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है। ओके, तो नो सच क्लोजनेस, यहाँ पर क्लोजनेस कुछ नहीं रहता जैसे कि ऑफिस है। ओके, फिर एक विलियम समर का एक कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। जैसे इन्होंने दिया है 2 ग्रुप, ये भी समर भी दे रहे हैं 2 ग्रुप। ओके, तो यहाँ से ना से ही पता चल रहा है इन ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी ग्रुप जैसा ही होगा। यहाँ पर कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, यानी कि क्लोजनेस ज्यादा होगा। इन ग्रुप का जो सबसे खासियत है, यू आर कंसर्न अबाउट इन ग्रुप पीपुल। इन ग्रुप पीपुल में जो बंदे हैं, जो मेंबर्स है, उनके तरफ आप वेरी मच कंसर्न होगे। जैसे कि फैमिली सिस्टम में आप देख लो, अगर एक बच्चा है, एक फादर है, एक मदर है, बच्चे को बुखार हुआ तो मदर उसका केयर करेंगे, फादर उसका केयर करेंगे, मदर को बुखार हुआ तो फादर उसका केयर करेगा। तो ये क्या है, वी आर ऑल कंसर्न अबाउट द मेंबर्स प्रॉब्लम, यानी कि इन ग्रुप में ये कंसर्न रहता है। ओके, लेकिन आप जब दूर के हो जाओगे, सेकेंडरी ग्रुप हो जाओगे, सपोज आप ऐसे सोचो कि एक ऑफिस में हो और एक ऑफिस का एक क्लर्क को बुखार हो गया, तो आप वहाँ पर लेक्चरर हो, तो क्या आप लेक्चरर हो कि उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे? नहीं सोचोगे। यहाँ पर जैसे फादर सोच रहे थे बच्चे के ऊपर, वैसे यहाँ पर आप नहीं सोचोगे। ओके, क्योंकि ये आउट ग्रुप हो गया। ओके, ये आउट ग्रुप हो गया, ये इन ग्रुप हो गया। ओके, तो इन ग्रुप में ज़्यादातर आप देखो यहाँ पर विलिंग टू कोऑपरेट रहता है, आप सहयोग दोगे, क्योंकि बिलोंगिंगनेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर आप ज़्यादा कमिट होगे, ज़्यादा कमिटमेंट आप दिखाओगे, डीप कमिटमेंट इन ग्रुप में दिखाई देता है। जैसे कि आप ऐसे सोच लो, आपको फादर ने कहा जाओ माँ के लिए मेडिसिन लेके, आप दौड़ के जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इमोशन है, ज़्यादा आप स्ट्रांगली रिलेटेड फील करते हो। लेकिन जो आउट ग्रुप रहता है, आउट ग्रुप में उतना आप कनेक्टेड नहीं हो। कोई कहेगा कि ये ले आना, तो आप जानबूझ के नहीं भी लाओगे और कह दोगे कि मुझे याद नहीं आया, मैं सोच रहा था, रास्ते में आ रहा था, ये हो गया, वो हो गया, मेरा दिमाग से वो हट गया, लेकिन मैं कल ले आऊंगा। ये क्या है, यहाँ पर देखो कमिटमेंट बहुत कम है, यहाँ पर कमिटमेंट ज्यादा है। ओके, तो इन ग्रुप में आपका कमिटमेंट ज्यादा रहता है। ओके, इन ग्रुप का और एक खासियत है, ये ऑन क्वेश्चंस एंड लॉयल्टी रहता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप ज्यादातर डीपर टॉक कर पाओगे, फ्रीली शेयर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये हुई फीलिंग जैसा है, यानी कि ये प्राइमरी ग्रुप जैसा है। जैसे कि आप स्कूल के जो क्लासमेट वगैरह रहते हैं, क्लासमेट से ज़्यादा क्लोज हो, कैसा होता है आप अगर देखोगे स्कूल में हम क्या करते हैं, 1-2 के बीच ज़्यादा गहरे रिलेशन रहता है, तो उनके बीच हम ज़्यादा कमिटेड रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट रहते हैं। लेकिन अदर जो स्कूल मेट रहते हैं, उनके साथ उतना हमारा इंटीमेसी नहीं रहता है, उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसके लिए हम नहीं दौड़ेंगे या फिर डीप कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाएंगे। और फैमिली में तो ज़्यादा ही दिखाते हैं। ओके, लेकिन आउट ग्रुप आप देखो, आउट ग्रुप में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सेपरेटेड हम फील करेंगे, ये अलग है मैं अलग हूँ, ऐसे सेपरेटेड आप फील करोगे। यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे, यहाँ पर प्रीजुडिस ज़्यादा रहेगा, कोई आपको पूछ रहा है ऐसे कर दो, थोड़ा हेल्प कर दो, तो आप किनारा करके चले जाओगे। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही वीक रहेगा, आपके ज़्यादा कम्युनिकेशन बेटर नहीं होंगे। यहाँ पर दे फीलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप माइग्रेंट को देख लो, आप कहीं काम करने जा रहे हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में 8 जन गए हो, 10 जन गए हो, 20 लोग गए हो, तो सभी के साथ आपका इंटीमेसी नहीं रहेगा। तो ये क्या है, ये आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो आप कूले का जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ आप जोड़ सकते हो कि ये जो है प्राइमरी ग्रुप जैसा है और ये सेकेंडरी ग्रुप जैसा है। ओके, तो ये था डायरेक्ट वाला। और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप क्लोज कांटेक्ट में नहीं आके भी सोशलाइज हो रहे, यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप जस्ट देख रहे हो, कुछ रिचुअल्स को देख रहे हो, कुछ कल्चरल इवेंट को देख रहे हो, कुछ सेरेमोनीज को देख रहे हो, वहाँ से कुछ कुछ सीख रहे हो, यानी कि सोशलाइज हो रहे हो, सोशल कॉन्टेक्स्ट को आप जान रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा अगर आप सोशलाइजेशन हो रहा है तो इसको कहे जाएंगे इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। ओके, और भी बहुत तरह के सोशलाइजेशन है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन ज़्यादातर डायरेक्ट होते हैं या फिर
क्लोज इंटरेक्शन बेस्ड होते हैं। तो ऐसे सोशलाइजेशन ज़्यादातर आप देखोगे फैमिली सिस्टम में ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे जो फैमिली के सराउंडिंग में रह रहे हैं वहाँ पर सोशलाइज डायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो बच्चा जन्म होते ही फैमिली के संस्पर्श में आ रहा है, यानी कि फैमिली के थ्रू ही नर्चर हो रहा है, फैमिली के थ्रू ही सोसाइटी को जान रहा है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये पहला इंटरेक्शन है। ओके, इन्फेंसी स्टेज से चाइल्डहुड स्टेज तक ये सारे स्टेज बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, फैमिली से ही रहकर सीखते हैं, यानी कि सोशलाइजेशन का ये सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है फैमिली। ओके, यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि बच्चे फैमिली से अटैच्ड होते हैं, फैमिली का जो लैंग्वेज होता है उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। ओके, फिर हो गया सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ज्यादातर आप देखोगे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में ज्यादातर क्या हो रहा था, ये ज्यादातर इनवर्ड की बात कर रहा है। इनवर्ड मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो फैमिली के अंदर रह रहा है, यानी कि फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहा है, तो फैमिली से ये जो कुछ सोशलाइजेशन हो रहा है, जो कुछ सीख रहा है, वही सोशलाइजेशन को ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बाहर जब निकलेगा, तो बाहर में भी क्या करेगा, फ्रेंड के साथ, नेबर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, यानी कि अभी वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अभी इसको कहेंगे सेकेंड इंटरेक्शन। फैमिली से वो पहला इंटरेक्शन कर रहा था, अब ये बाहर आके सेकेंड इंटरेक्शन कर रहा है, यानी कि ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में होता है, या फिर बाहर होता है, या फिर मार्केट में हो रहा है, या फिर अदर देन द फैमिली, और ऐसे कह सकते हो अदर देन द होम में ये क्या हो रहा है, ये सोशलाइजेशन हो रहा है। इसको ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। ओके, फिर एक अलग प्रकार के है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जो कि R.K. मेटन ने दिया है। ये कहते हैं ये फ्यूचर रोल बेस्ड सोशलाइजेशन है। क्यों इसको फ्यूचर रोल बेस्ड सोशलाइजेशन कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फ्यूचर को देख के कुछ कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ कुछ नई नॉर्म्स हमारे अंदर डिटरमाइन करते हैं, कुछ कुछ नई वैल्यू हम खुद के अंदर डिटरमाइन करते हैं, जो कि फ्यूचर में हमको हेल्प करने वाला है, जो कि फ्यूचर में हमको बेटर एडजस्ट होने में हेल्प करने वाला है। इसीलिए ये जो सोशलाइजेशन हम पहले सीखेंगे, इसको कहा जाएगा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सम कपल लिव टुगेदर बिफोर दे आर मैरिज सो दैट दे फील कंफर्टेबल इन देयर फ्यूचर रोल। ये फ्यूचर रोल में वही कपल के रूप में रहना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैरिज से पहले कुछ महीने वो खुद के साथ बिताते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर पाए, स्ट्रेंज ना लगे उनको। ये क्या है, ये फ्यूचर बेस्ड रोल को सोशलाइज किया जा रहा है। ओके, फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कोई कोई जॉब ऐसा भी रहता है जहाँ पर नाइट शिफ्ट काम करना पड़ता है, और नाइट शिफ्ट के लिए खुद में कुछ कुछ बदलाव लाना पड़ता है, खाना पीना सोना, क्योंकि जो ऑर्डिनरी सिस्टम रहता है, हम रात में सोते हैं, दिन भर काम करते हैं, या फिर दिन भर इधर उधर घूमना रहता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनको डे टाइम सोना पड़ता है और रात को काम करना पड़ता है। इसीलिए ये क्या करेंगे, ये खुद को शिफ्ट करेंगे, ये खुद के अंदर कुछ कुछ सोशलाइजेशन करेंगे, या फिर सोशल नॉर्म्स के हिसाब से खुद में कुछ चेंज लाएंगे। उसके चलते ये क्या करेंगे, दिन में सोएंगे, रात में काम करेंगे। तो ये क्या है, ये जो दिन में सोने की जो प्रवृत्ति खुद में डालेंगे, खुद में चेंजेस लाएंगे, ये हो गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ओके, फिर हो गया डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए आप सोशलाइज हो रहे हो, यानी कि कोई कोई नई चीज आपके अंदर ऐड कर रहे हो, कुछ कुछ नई बातें आपके अंदर ऐड कर रहे हो, न्यू लर्निंग आप खुद के जीवन में ऐड कर रहे हो। ओके, ये ज्यादातर लर्निंग ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हो, उसके चलते आप सोशलाइज हो रहे हो। ओके, जैसे कि कोई बच्चा है जो कि बहुत साय है, तो वो क्या करेगा, अपने साइनेस को दूर करने के लिए वो औरों को पढ़ाएगा, औरों को टीच करेगा, सो दैट उसके अंदर वो साइनेस खत्म हो जाए और बेटर वर्बल कम्युनिकेशन उसके अंदर डेवलप हो जाए। ओके, तो ये क्या है, ये है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट है रिवर्स सोशलाइजेशन। रिवर्स सोशलाइजेशन में आप देखोगे कि जो यंग जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन को नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, ओल्डर जनरेशन जो रहती है वो यंग जनरेशन को नॉलेज देते हैं, लेकिन इसमें रिवर्स हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है रिवर्स सोशलाइजेशन। यहाँ पर यंग जनरेशन क्या करेंगे, ओल्डर जनरेशन को नॉलेज देंगे। जैसे कि अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, ओल्डर जनरेशन वो टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं है, तो यंग जनरेशन क्या करते हैं, यंग जनरेशन वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज किसको दे रहे हैं, ओल्डर जनरेशन को दे रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स को मोबाइल के बारे में पता नहीं है, मोबाइल कैसे चलाना है, कोई कोई ऐप कैसे चलाना है, ये यंग जनरेशन पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर सिखा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये रिवर्स सोशलाइजेशन हो रहा है।
ओके। फिर रीसोशियलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आता है। रीसोशियलाइजेशन का मतलब क्या है? रीसोशियलाइजेशन का मतलब हो गया ये शार्प ब्रेक विद द पास्ट। पास्ट में था, कुछ सोशलाइज हो गया था, उसको आप फिर री इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, उसको एक नया दिशा दे रहे हो, इसको कहा जा रहा है रीसोशियलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर मिलिट्री को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। ओके, मिलिट्री को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। जो बॉयज और गर्ल्स रिक्रूट होते हैं मिलिट्री में, उनका एक सोशल लाइफ था। सोशल लाइफ में उनका एक अलग सा सोशलाइजेशन, सोशल पैटर्न ऑफ बिहेवियर था। लेकिन अभी जो मिलिट्री में जा रहे हैं, मिलिट्री में जाने से वहाँ पर एक नया सोशलाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का सोशलाइजेशन और यहाँ का सोशलाइजेशन बहुत ही अलग है। यहाँ का नॉर्म्स बहुत ही अलग है। इसीलिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले भूलना पड़ेगा और इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये नया सोशलाइजेशन क्रिएट हो रहा है उनके अंदर। ओके, तो इसको कहा जाएगा री सोशलाइजेशन। ओके, फिर हो गया जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब जेंडर के आधार पे आप सोशलाइज हो रहे हो। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि जो गर्ल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉम को फॉलो करते हैं, मॉम की एक्टिविटी को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, खुद को सोशलाइज करते हैं। या फिर जो बॉयज़ होते हैं वो फादर की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, जेंडर के हिसाब से खुद को सोशलाइज कर रहे हैं। ओके, फिर हो गया एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन का मतलब हो गया जितना जितना हमारा एडल्टहुड आता जाता है, हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आता जाता है, यानी कि हम खुद को सोशलाइज करते हैं एज ए मैच्योर पर्सन, एज ए फुल्ली मैच्योर पर्सन, एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी और द फैमिली। तो ये हो गया एडल्ट सोशलाइजेशन। ओके, यहाँ पर दिया गया है रोल ऑफ द हस्बैंड और रोल ऑफ द वाइफ। ओके, फिर हो गया थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। कुछ कुछ थ्योरीज भी है, वो थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। तो सोशलाइजेशन के आधार बहुत सारे हैं, थ्योरीज बहुत सारी है, किस किस आधार से सोशलाइजेशन होता है वो भी हम देख लेते हैं। पहले जो थ्योरी है हर्बर्ट मीड की है, आई एंड मी थ्योरी। आई एंड मी थ्योरी, तो हर्बर्ट मीड क्या कह रहे हैं, हर्बर्ट मीड कह रहे हैं पहले हम आई का निर्माण करते हैं और फिर बाद में मी का निर्माण करते हैं। ये आई का जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, ये पर्सनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। पहले हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में हम मी के कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं, यानी कि ये मी हो गया सोशल सेल, यानी कि सोशल आइडेंटिटी हो गया। ओके, आई में अगर देखो बच्चे जब जन्म हो रहे हैं वो खुद के अलावा ज़्यादातर औरों के बारे में नहीं सोचते, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ईगोसेंट्रिक वो ज़्यादा रहते हैं, जो कि हम साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। पहले पहले कुछ एजेस ज़्यादातर आप देखोगे कि ये सेल्फ सेंटर रहता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये ज़्यादातर ईगोसेंट्रिक रहता है। ओके, लेकिन बाद में जो अदर पर्सन के कांटेक्ट में बच्चा आता है, धीरे धीरे सेल्फ सेंटर से वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे आउटवर्ड में फोकस करने लगता है, यानी कि वो अदर के एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करता है, यानी कि वो सोशल आइडेंटिटी की तरफ जाता है, यानी कि वो सोशल सेल्फ की तरफ जाता है, मैं से हम की तरफ जाता है, ऐसे आप कह सकते हो, मैं से हम की तरफ जाता है, आई से मी की तरफ जाता है। ओके, मीड क्या कह रहे हैं, ये जो आई से मी की तरफ यात्रा है ना, यही है सोशलाइजेशन। आई से मी की तरफ ले जाना ही वास्तव में रियल सोशलाइजेशन है, मैं से हम की तरफ जाना यही सोशलाइजेशन है। ओके, हर्बर्ट मीड कहते हैं आई से मी की तरफ जाना, आई से मी की तरफ जाना, माई से आवार की तरफ जाना, यही है सोशलाइजेशन। मैं से हम की तरफ जाना और मेरा से हमारा की तरफ जाना, यही है सोशलाइजेशन। और ये हम और हमारा का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने के लिए ये दो स्टेजेस की बात करते हैं। ओके, दो स्टेजेस। तो हर्बर्ट मीड कहते हैं ये जो पहला स्टेज है प्ले स्टेज। यहाँ पर ये क्या करेगा, बच्चा ज़्यादातर लर्न करेगा सिंगल पर्टिकुलर अदर, यानी कि कोई सिंगल व्यक्ति को ही ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसका एटीट्यूड को ये लर्न करेगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या करेगा, ये बहुत सारे रोल को, बहुत सारे व्यक्तियों को इंटरनलाइज करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे व्यक्तियों के गुण को ये इंटरनलाइज करेगा, बहुत सारे व्यक्तियों के थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशन को, स्टाइल को ये अपने अंदर इंटरनलाइज करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये किसकी तरफ जा रहा है, पहले तो ये एक एक बंदे को क्या कर रहा था, सिंगल बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को ये फॉलो कर रहा था, कॉपी कर रहा था, यानी कि ये आई की तरफ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रो करते ये बहुत सारे बंदों को कॉपी करेगा, यानी कि बहुत सारे बंदों को देख के इंटरनलाइज करेगा, यानी कि ये मी की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये आई से मी की यात्रा ही सोशलाइजेशन, ऐसा कहना है हर्बर्ट मीड का। ओके, फिर ये दो कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर। ये भी क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट अदर्स का मतलब क्या है, ऐसा एक फिगर, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्तित्व जिसको बच्चा क्या
करता है, जिसको बच्चा पर्सनली खुद का आइकॉन जैसा समझता है, खुद का मेंटोर जैसा समझता है। वो कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकता है, कोई टीचर्स हो सकता है, या फिर कोई सिबलिंग हो सकता है, जिसका कैरेक्टर, जिसका बिहेवियर, जिसका वैल्यू सिस्टम ज्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर। उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स, और उसको वो क्या मानेगा, वो एक तरह से रोल मॉडल मानेगा। उसको वो क्या करेगा, उसको देख के ही खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। ओके, ऐसे भी आप कह सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों को देख के वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करके वो ज्यादा बेहतर सोशलाइज हो सकते हैं। ओके, और लास्ट में आप कहोगे कि ऐसे इंडिविजुअल से वो वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर को कॉपी करते हैं, या फिर उसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेते हैं। वो जैसा वैल्यू सिस्टम एडॉप्ट कर रहा है, जो जैसा बिलीव कर रहा है, वो उसका जैसा एटीट्यूड है, उसका जैसा व्यवहार है, उसको वो डायरेक्टली कॉपी करेंगे, यानी कि खुद को सोशलाइज करेंगे या फिर इंटरनलाइज करेंगे, यानी कि ये हो गया सिग्निफिकेंट अदर्स। ओके, फिर हो गया जनरलाइज अदर। जनरलाइज अदर में क्या होगा, ये ज्यादातर ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कलेक्टिव या फिर सोसाइटल प्रोस्पेक्टिव में ये देखा जा रहा है। ओके, वहां पर क्या था, वहां पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति था, कोई पर्टिकुलर मेंटर था, कोई पर्टिकुलर पर्सन के इर्द गिर्द उसका आइडियोलॉजी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज सारा कुछ घूम रहा था। लेकिन जनरलाइज अदर क्या करेगा, जनरलाइज अदर इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करेगा। इंडिविजुअल हो गया माइक्रो लेवल और सोसाइटी हो गया मैक्रो लेवल, ये दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करेगा जनरलाइज अदर। ओके, और लास्ट में एक एग्जाम्पल के द्वारा ये दोनों का डिफरेंस आप समझ पाओगे। सिग्निफिकेंट अदर जो है, आप एक एग्जाम्पल ले लो कि उसका एक फेवरेट टीचर है, उस फेवरेट टीचर को वो क्या समझ रहा है, सिग्निफिकेंट अदर समझ रहा है, यानी कि उनको ही वो सेंट्रल फिगर समझ रहा है, उसको वो कॉपी करेगा। उसको देख के उनका वैल्यू, उनका एटीट्यूड, उनके बोलने की ढंग, ये सारे को वो कॉपी करेगा, तो वो हो गए सिग्निफिकेंट अदर। लेकिन आप जनरलाइज अदर में देखो, जनरलाइज अदर में ग्रुप होके आप कलेक्टिव काम कर रहे हो, धीरे 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 वो एक पैटर्न बन गया। यानी कि किसी ने आपको नहीं कहा है ऐसा करो कि वैसा करो, लेकिन आप बहुत दिन जाते जाते एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। तो ये क्या है, ये जो पैटर्न हो रहा है, ये जो अनस्पोकन रूल आपके पार्क में आपने क्रिएट किया है, ये जनरलाइज अदर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप सभी दोस्तों ने एक शेयर थॉट क्रिएट किया, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स में कुछ आइडिया क्रिएट किया, उसको आपने इंटरनलाइज कर दिया और उसको आप अभी पालन कर रहे हो, उसको आप लाइफ में एक्वायर कर रहे हो, लाइफ में उसको फॉलो कर रहे हो, यानी कि ये जनरलाइज्ड अदर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट देते हैं, एक सिग्निफिकेंट अदर, एक जनरलाइज अदर। ओके, फिर जो लास्ट थ्योरी है कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये सबसे खास है, वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरी है। यहाँ पर कूले का एक बहुत ही फेमस कोट है, जो कि बहुत बार आप YouTube में भी देखे हुए होंगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इसको कहते हैं, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। यानी कि इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ वो मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ओके, इसी के आधार पे हम सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं, खुद के आकलन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लुकिंग ग्लास क्यों नाम दिया गया है, लुकिंग ग्लास मतलब ग्लास में पानी कुछ भरा हुआ है, तो आप किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, ये हाफ फिल्ड है या हाफ खाली है, हाफ एम्प्टी है, हाफ फुल्ड है, किस आधार पे आप देखने की कोशिश कर रहे हो, उसी के आधार पे आपका सेल्फ इमेज निर्माण होगा। तो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है कूले की। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेल्फ का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में कूले बता रहे हैं। ओके, तो ये थ्योरी में क्या बता रहे हैं कूले, ये थ्योरी में बता रहे हैं कि सेल्फ इमेज कैसे निर्माण होता है। सेल्फ इमेज कैसे निर्माण हो रहा है, हम अदर को क्या कर रहे हैं, अदर को एक चैनल के रूप में देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, इसी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, इसी के आधार पे हम खुद का सेल्फ निर्माण कर रहे हैं। वो क्या सोचता है वो अलग है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो क्या सोचता होगा, इसी के चलते ही हम खुद में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, खुद में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, खुद में बहुत सारे मोल्ड करते हैं, और इसको ही कह रहे हैं कूले, ये है सेल्फ इमेज। ओके, जैसे कि आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हो कि आप बैठे हो, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं और जोक के चलते वो हंस रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे देख के हंसे, तो आप में कुछ परिवर्तन आने की कोशिश करते हो। शायद मेरा ड्रेस ठीक नहीं है, शायद मेरा ये ठीक नहीं है,
शायद मेरा वो ठीक नहीं है, उसके चलते आप खुद में क्या करते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर देख के खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो। ये क्या है, वो अपने तरीके से जा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, वो क्या मुझे देख के हंस रहे थे, ऐसे सोच के आपने खुद को चेंज किया। यानी कि आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, जो मैं सोचता हूँ उसी के आधार पे मैं परफॉर्म करता हूँ या फिर मैं खुद को चेंज करता हूँ। ओके, तो कूले का ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। ओके, तो ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दे रहे हैं, ये 3 कंपोनेंट के ऊपर आधारित है। तो 3 कंपोनेंट क्या हो गए, पहला कंपोनेंट हो गया इमेजिन हाउ वी अपियर टू अदर, कैसे हम अपियर हो रहे हैं औरों के लिए, ये पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो हम अपियर हो रहे हैं उसको देख के बाहर के जो आउटसाइडर है, अदर है, वो क्या जजमेंट करेंगे, वो हो जाएगा सेकेंड। और तीसरा हो जाएगा खुद के बारे में आप सेल्फ फीलिंग्स क्या रख रहे हो, या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि फीलिंग्स ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस या फिर सेम या फिर सेल्फ डाउट बेस्ड जो इमेजिनेशन है, ये होगा तीसरा कॉन्सेप्ट। ओके, फिर लास्ट में हम देखेंगे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये सारे एजेंसी है जहाँ पर सोशलाइजेशन होता है। फैमिली में भी सोशलाइजेशन होगा, नेबर में होगा, स्कूल में होगा, गेम्स में होगा, पीयर ग्रुप में हो सकता है। कास्ट के चलते हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लैंग्वेज के द्वारा भी सोशलाइजेशन होता है, रिलीजन के द्वारा भी हम बहुत सारे ट्रेडिशन सीखते हैं, स्टेट के द्वारा भी सोशलाइजेशन बहुत सारा होता है। ओके, तो ये हो गया एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन का चैप्टर भी खत्म हो गया। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इतने तक कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस एसएसबी में आए हैं या फिर अदर एग्जाम में आए हैं, और उसके बाद हम क्लास को वाइंड ऑफ करेंगे। ओके, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, द मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑन द, सोशियोलॉजी का सबसे मेन फोकस क्या होता है, ये एसएसबी 2016 में आया है। सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा स्टडी किसका होता है, सोसाइटी का होता है। सोशियोलॉजी का अर्थ ही है क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फादर कौन है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फादर है जॉर्ज पाइने। ओके, सिर्फ सोशियोलॉजी कहे तो वो हो जाएंगे ऑगस्ट कॉम्ट। ओके, ऑगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे। और इंडियन सोशियोलॉजी हो गया तो जीएस गुरिये। ओके, जीएस गुरिये, इनको भी अच्छे से आप याद करो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल को आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई होता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। ओके, सोशियोलॉजी का जो अप्लाइड ब्रांच है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, मॉडर्न सोशियोलॉजी इज मोर कंसर्न अबाउट, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट किसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, ये ज़्यादा तवज्जो देंगे स्टडी ऑफ द कॉन्टेम्पोरारी सोसाइटीज़ एंड करेंट प्रॉब्लम, अभी के हाल में, मॉडर्न के हाल में, अभी के सिनारियों में जो जो प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रहा है उसके ऊपर ये ज़्यादा तवज्जो देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज सोसाइटीज मेन रिसोर्स फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट कहाँ पर ज़्यादा होगा, ये होगा स्कूल पर होगा। जॉन डीबी का जैसे स्कूल है, जॉन डीबी क्या कहते हैं, जॉन डीबी कहते हैं स्कूल इज द लेबोरेटरी वेयर सोशल एक्सपेरिमेंट आर डन, स्कूल वह लेबोरेटरी है जहां सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, फिर 2018 का एक क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सरप्लस ब्रांच ऑफ जनरल सोशियोलॉजी, ये नहीं होगा। सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं होगा। ओके, इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं है, लेकिन इसको आप देखो, स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। मैं बार बार आपको बोल रहा था कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोशियोलॉजी को ढूंढ रहे हो या फिर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। किस तरफ झुक रहा है उसको आपको देखना। यहाँ पर देखो, सोशल कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशनल प्रॉब्लम का स्टडी करना, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 होगा इसका उत्तर। इसको अच्छे से आप याद कर लो, इसको अच्छे से आप समझ लो। अगर अप्लाई करने की बात हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। लेकिन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
सोशियोलॉजी को ढूंढने की कोशिश करोगे, सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसको अच्छे से आप याद कर लो। ओके, ये केस स्टडी वगैरह नहीं होगा, तो ये IB भी नहीं होगा, 3 ही होगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या स्टडी करता है। ओके, तो यही भी वही बात है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशनल सेटिंग में सोशियोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम निकालेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स है, वो सारे को हम निकालेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, द इफेक्ट ऑफ स्कूल ऑन चिल्ड्रेन, स्कूल का इफेक्ट ये बता रहा है, यानी कि ये एजुकेशन की तरफ झुक रहा है, तो ये नहीं होगा। ओके, द इफेक्ट ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का इफेक्ट के बारे में ये बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का इफेक्ट के बारे में ये बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो, द इफेक्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन, ये हो जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्था जो है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है, उसका प्रभाव एजुकेशन में क्या हो रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर से सोशल इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये हो गया सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आई हो जाएगा इसका राइट आंसर्स। ओके, व्हाट इज द मोस्ट सुइटेबल एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल प्रोस्पेक्टिव, सोशल प्रोस्पेक्टिव में एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, सबसे बड़ा एम है सोशलाइज करना, सबसे बड़ा एम क्या है, सोशलाइज करना। व्हाट डू एजुकेशनल सोशियोलॉजी एज ए साइंस अटेम्प्ट टू, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करता है, सबसे बड़ा काम क्या करता है, अप्लाई द आइडिया ऑफ फिलोसॉफी, ये नहीं है। ओके, अप्लाई द आइडिया ऑफ सोसाइटी, ये भी नहीं है। ओके, अप्लाई द एजुकेशनल आइडियाज, ये भी नहीं है। लेकिन इसको देखो, आप इसको देखो, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर प्रिंसिपल कह दो, लॉ कह दो, थ्योरी कह दो, उसको हम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, ये सारे को हम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुड बी नोन एज। ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप समझ लो। एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, सोशियोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये क्या बात हो रहा है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है और सोशल प्रोसेस को हम इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेस या फिर सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये हो गया सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, द बुक टाइटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, अगर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी हो जाता तो ये हो जाता प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसको भी अच्छे से याद कर दो, ये जॉर्ज पायने हो जाएंगे। ओके, जॉर्ज पायने हो जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो 867 यहाँ पर 1 लिख दो। ओके, 1876 साल में ये बुक पब्लिश्ड हुआ था। ओके, मोर सुइटेबल एम ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल प्रोस्पेक्टिव्स, ये भी हमने पहले भी देख लिया है। ओके, ये 21 है, 22 नहीं है, 22 का तो एग्जाम नहीं हुआ था, ये सोशलाइजेशन है। ओके, सोशलाइजेशन ही एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है। ओके, सोसाइटी क्या चाहता है एजुकेशन के तरफ से, ये चाहता है कि बच्चे सोशलाइज हो, एजुकेशन के द्वारा सोशलाइज बेटर हो। ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट एम है, सबसे सुइटेबल एम है। ओके, तो ये था आज का क्लास, ये था सोशियोलॉजी का ये आरंभ है। उसके बाद हम सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि स्ट्राटिफिकेशन हो गया, मोबिलिटी हो गया, ये बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझेंगे। फिर बहुत सारे एप्लीकेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन हो गया, या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो गया, वो भी सारा कुछ हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।